बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कंटिन्यू करते हैं हम इलेक्ट्रिक। यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर, ठीक है। सो E इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर, या आप इसको चेंज है तो चेंज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है? द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे इस इक्वेशन से हमने दो वो कंक्लूजन हासिल की हैं। एक कंक्लूजन ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, and second is the electric field is always perpendicular to the equipotential surface. सही है? अच्छा, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है कि यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अब ये एक वो है चार्ज प्लेट है और एक ये चार्ज प्लेट है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी। सही, ये दोनों पॉइंट्स में अभी यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। ओके, एक लाइन में फॉर एग्जांपल ये ड्रॉ करता हूँ और दूसरा लाइन जो है वो मैं ये ड्रॉ करता हूँ। सही, ओके। सो आप देख रहे हैं कि यानी एक मैं अगर यहाँ पे चार्ज रखता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ, या फिर यहाँ पे चार्ज रखता हूँ। सो तो अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अगर चार्ज रखूँगा तो वो उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जितना कि अगर मैं यहाँ पे रखूँगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वो 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे भी वो 1 न्यूटन ही करेगा, यहाँ पे भी 1 न्यूटन, यहाँ पे भी 1 न्यूटन करेगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स के लिए जो कंडीशंस हैं वो इन सब के लिए सेम है। यानी डिस्टेंस भी जो है वो सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, और जो चार्जेस हैं वो सबके इन दोनों के लिए सेम है, सबके लिए सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी इक्वी इक्वल से इन्होंने वो किया है, ठीक है। वो सरफेस कि जिस पे पोटेंशियल इक्वल होता है, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल सारे सेम है, ठीक है। जिस तरह आप ग्रेविटी का वो लेते हैं, सो ये एक स्टोरी है, ये दूसरी स्टोरी बिल्डिंग है, ये तीसरी स्टोरी है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू आउट कहीं भी आप वो रखते हैं तो वो एक ही यानी ग्रेविटी की वैल्यू कहलाती है। यहाँ पे रखते हैं तो वो एक ही कहलाती है, मगर इससे ये वाला डिफरेंट है। अगर आपस में इनकी सारी ग्रेविटी की वैल्यू वो सेम है, इनकी आपस में तो सेम है, मगर इससे डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह है। यहाँ पे अगर 1 न्यूटन है तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 1 न्यूटन नहीं होगा। आपस में इनका तो बराबर है, मगर ऊपर से या नीचे से वो चेंज होगा। सही। सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जितना आप यानी दूर होते जाएंगे, ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज से, तो वो उतना कम होता जाएगा। अगर ये 1 न्यूटन है तो ये 0.5 न्यूटन होगा। इसलिए अब ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स, यानी पॉइंट का मतलब है डायरेक्ट, टू डायरेक्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स in the direction of decreasing electric potential, means as you are going down or away from this plus charges, okay. So the electric potential is decreases by this way, okay। यानी यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो, मीडियम, यहाँ पे लो। सही। और दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या कौन सा डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब अगर मैं इसका इस पॉइंट के साथ वो करूं तो ये 0 डिग्री बना रहा है। यानी अगर कोई कहे कि मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, फिर यहाँ पे लेता हूँ, फिर यहाँ पे लेता हूँ, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ई के साथ क्या बना रहे हैं, 0 डिग्री बना रहे हैं। इसलिए इस तरह नहीं, ठीक है, ई भी इस डायरेक्शन में और पॉइंट्स भी आप इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये दोनों आपस में 0 डिग्री बना रहे हैं। और पॉइंट्स अगर आप इस डायरेक्शन में लें और ई इस डायरेक्शन में है, तो फिर ये आपस में क्या कौन सा डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। Zero work is done when the charge is moved perpendicular to the electric field। सही, अगर आप यानी परपेंडिकुलरली जाएंगे, सही, यानी अगर आप इस तरफ जाएंगे, ये देखिए, अब ये देखिए इन्होंने कोई पॉजिटिव नेगेटिव शो नहीं किया। अगर मुझे पता है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज प्लेट है, और ये वाला नेगेटिव है, क्योंकि एरोज इस बात की इंडिकेट कर रही है कि ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, सही, ओके। सो अब अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल वो सेम है। और अगर इस तरह जाएंगे तो वो यानी वर्क डन कहलाएगा, सही। When the charge is moved perpendicular to the electric field, यानी आप मैं परपेंडिकुलरली जा रहा हूँ, सो 0 वर्क डन, सही। और वो क्यों, क्योंकि ये आपस में कौन सा डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री, और cos 90 0 के बराबर है, तो 0 multiplied by this 0, so 0 work done when the charge is moving perpendicular to the electric field, means 90 degree. For 90 degree work done is 0, thus the potential is constant in a direction perpendicular to the electric field, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो सेम है, ठीक है। यानी इसकी मिसाल इस तरह, आप वी ए पॉइंट और वी बी पॉइंट दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं। जब दोनों एक ही पोटेंशियल पे है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो 0 होगा। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा, सही। या आप इस तरह यानी पॉइंट चार्ज में ले लें, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और ये इसका फील्ड है। तो अगर आप इस तरह जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, तो कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। हाँ, अगर आप ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सर्फेस, अगर यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो फिर कोई वर्क डन होगा, सही। यानी आप ये ई की डायरेक्शन है और आप मोशन इसकी परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अगर आप 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे करते हैं तो तब वर्क डन कहलाएगा, सही, क्योंकि कॉज 0 की वैल्यू फिर 1 होगी या -1 होगी, सही। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये यहाँ भी इसलिए ये क्या है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे बनता है, 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, सही इसका। अच्छा, सो the electric field points in the direction of reducing electric potential. Here the potential is highest, then high. Here the potential is high. Here the potential is medium. Here the potential is low, and lowest. So the electric field points in the direction of reducing electric potential, okay। ये लाइन चार्जेस के लिए था और ये पॉइंट चार्जेस के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाईएस्ट है, यहाँ पे लोवेस्ट है। सो जितना आप दूर जाते जाएंगे उतना जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कम होता जाएगा, सही। यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सही। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म फील्ड की लाइन है और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की लाइन है। अच्छा, अब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये यहाँ पे हम बीच में पढ़ चुके थे कि
जो वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो डिपेंड करता है इस पे भी, के की वैल्यू पे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया, डाइलेक्ट्रिक का हम इंसुलेटर के साथ वो करते हैं, यानी इंसुलेटर का दूसरा नाम है, ठीक है। और इसको डाइलेक्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दो पॉजिटिवली चार्ज इससे बन जाती हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये पहले इस तरह होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और फिर जब हम इसको फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि, यानी अगर मैं इसको फील्ड में रखूँ इस तरह, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही। और ये देखिए, हाँ, तो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं इसको लूँ और यहाँ पे रख दूँ, तो जैसे ही मैं रखूँगा तो नेगेटिव वाले इस साइड पे आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले इस साइड पे आ जाएंगे। आपको पता है नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव का अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से होंगे ये इसी तरह ही, एक ही उसमें होंगे, मगर सिर्फ इनमें इस तरह की यानी सेपरेशन हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायापोल, डायापोल यानी दो पोल्स बन जाती हैं। पोल्स आपको पता है एंड्स को कहते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इस तरह दो पोल्स बन जाती हैं। पहले कोई पोल्स वोल्स नहीं थे इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये वाला पॉजिटिव पोल बन गया पूरा, ठीक है। इसको हम इस तरह सिग्मा प्लस से, और ये वाला नेगेटिव पोल बन गया, सी, इसको सिग्मा नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर। तो इस ये जो मटेरियल थे इंसुलेटर, इसमें दो किस्म के पोल्स बन गए या दो चार्जेस बन गए इस तरह, ठीक है। सेपरेशन हुई जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस वजह से इसको डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल कहते हैं, दो चार्जेस वाला मटीरियल, ठीक, जिसमें इस तरह सेपरेशन हुई हो, ठीक। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन, पोल्स का बनना, पोल्स के बनने के प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं या डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो सारा कुछ हम आगे जाके पढ़ेंगे, सही। When the dielectric material is placed in an external electric field, so the electric charges do not flow through the material as they do is an electrical conductor. They do not, but only slight shift from their average equilibrium position causing dielectric polarization। यानी इसकी जो एवरेज वो थी, ये लाइन थी, अब ये इससे थोड़ा इधर हो जाएगा प्लस, और नेगेटिव थोड़ा इस साइड पर हो जाएगा, तो ये यानी ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो एवरेज लाइन से वो मूव कर चुके। इस प्रोसेस को डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े थे, सही। और ये कंडक्टर तो नहीं है, इंसुलेटर्स हैं, ये कंडक्ट तो नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, यानी बिल्कुल फ्लो नहीं कर सकते, मगर ये स्लाइड इस तरह की एक वो रोटेशन कर लेते हैं या स्लाइड मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो इस वजह से इसको डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ये डू नॉट है। अच्छा, अब ये डायपोल्स क्या है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पेयर जोड़ा है, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। इक्वल मैग्नीट्यूड होती हैं दोनों की, सही, इसकी और इसकी सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ऑपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, सेपरेटेड बाय सम टिपिकली स्मॉल डिस्टेंस। ये बहुत ही कम डिस्टेंस है, ये तो आप लोगों को सिर्फ शो करने के लिए इस तरह। अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह, ये एक डायपोल है, दोनों की वैल्यू सेम है, मगर दोनों की साइन ऑपोजिट हैं, और दोनों सेपरेट हुए हैं एक छोटे से थोड़े से डिस्टेंस से। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, सही। अब ये देखिए, इसका ये एक इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की है। ये पहले इस तरह पड़े थे, कोई फील्ड नहीं है, ठीक है,
अब यहाँ पे हमने फील्ड अप्लाई कर ली, जब जैसे हमने फील्ड अप्लाई कर ली तो ये देखें नेगेटिव साइड पे हो गई पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्ट करता है, इस वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, वो इधर चले जाते हैं इस तरह, ठीक। पोलर मॉलिक्यूल्स इन डाइलेक्ट्रिक विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर मॉलिक्यूल्स इन द डाइलेक्ट्रिक विद एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब ये सिचुएशन थी, जब हमने अप्लाई किया अब ये सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, ये शो हो रहा है। अच्छा ये जो है कुछ इसमें डायपोल्स के टाइप्स हैं, ये परमानेंट डायपोल्स है, ये आगे जाके खैर हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सही। तो कुछ आपको पता है, ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, इनका एक ख़ास एंगल होता है। अब जिसका एंगल है 180 डिग्री, ये हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा, ये मूवमेंट करेगा भी, यानी ये इस तरह है तो ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, मगर अपने एंगल को चेंज नहीं कर सकता। इस तरह नहीं हो सकता कि एच यहाँ पे आ जाए और सी जो है वो इसके साथ 90 डिग्री बना ले, इस तरह नहीं। ये 180 डिग्री है तो हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। इस तरह वाटर का है, ये आपको पता है 109.5, याद आ गया आप लोगों को ये एंगल। और केमिस्ट्री में इस तरह बैलून से भी इस तरह शो करते थे, इस तरह एक बैलून और इस तरह का दूसरा बैलून, और इस तरह ये बैलून से भी इस तरह NH3 का भी NH3 का भी वो इस तरह, इसका भी कुछ एंगल बनता है 104.5 है या इस तरह कुछ है, ठीक है। तो वो इस तरह ठीक है, और इस तरह, और ये बीच में N और ये H, ठीक है। यानी हाँ इस तरह है, या ऊपर है या तीनों नीचे है, मुझे याद नहीं पड़ रहा, ठीक है। इस तरह है या, ठीक है। सो ये जो है, यानी मैं कह रहा था कि ये परमानेंट डायपोल्स हैं, इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ये रोटेशन करेंगे मगर इसका एंगल जो है वो चेंज नहीं होगा। इस तरह नहीं कि ये एक्सपेंड हो जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा एच यहाँ पे आ जाएगा, नहीं नहीं इस तरह नहीं होगा, ठीक है। इसका जो इसकी जो बॉन्डिंग का एंगल है वो चेंज नहीं होगा। ये किस तरह फिर मूवमेंट करेंगे अगर ये इसमें पोलराइजेशन होगी, तो आगे जाके फिर मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँगा, वो है आपके इस कोर्स का हिस्सा है। ये परमानेंट डायपोल्स हैं, ये टेम्परेरी डायपोल्स हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे थे तो इस तरह का शेप बना रहा था, और फिर ये एलोंगेट हुआ, ये रेड रेड जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही। रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इन पावर सिस्टम, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। अगर पोर्टल काम शुरू किया है तो ये आप लोग फिर कर लें, सही। अच्छा ये था अब, अच्छा अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ते हैं, सही। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मैं बता चुका हूँ कि सर हमें तो पोर्टल में वो नहीं हुआ सर, नहीं मिला, इशू नहीं हुआ। अच्छा ज़रूर वो मैं कोऑर्डिनेटर साहब से बात कर लूँगा पोर्टल के बारे में, सही। Dielectric material is one that is electrically insulating yani non-metallic, and exhibits or may be made to exhibit an electric dipole structure. That is, there is a separation of positive and negative electrically charged entities on a molecular or atomic level. So dielectric material जो है वो insulating property के होते हैं, और ये दो पोल्स बनाते हैं जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। वाइल इंसुलेटिंग मटेरियल आर यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, कि ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करते हैं। चूँकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि करंट को रेजिस्ट भी करती हैं और वो डायपोल्स भी बनाती हैं, चाहे टेम्पररी डायपोल्स हो या परमानेंट डायपोल हो। तो ये जो है हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। किस तरह स्टोर करते हैं वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अब तक जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है कैपेसिटर में उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस से आप लोगों को स्टोर एनर्जी की भी समझ आ जाएगी कि ये आपको पता है जो कैपेसिटर होता है इसमें जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं इस तरह,
ठीक है। और एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के कनेक्ट है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाती हैं। अब अगर यहाँ पे खाली जगह है, यानी यहाँ पे एयर है, तो इसकी कैपेसिटेंस यानी जो चार्ज करने की सलाहियत है वो कुछ और होगी। अगर यहाँ पे मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दूंगा तो फिर इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो स्टोरेज की सलाहियत है, उसकी कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। यानी सी की वैल्यू विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो कि जिसके डायपोल्स ना बनते हों, तो वो कम है होती है, और सी विद डायरेक्ट मटेरियल जो है वो ज़्यादा होती है। यानी सी मीन्स चार्ज करने की पोटेंशियल सलाहियत, द एबिलिटी टू स्टोर द स्टैटिक चार्जेस इन द कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। सो अब किस तरह है, विदाउट किस तरह और विद किस तरह, तो वो आप लोग यहाँ पे देखें। ये मैंने, ठीक है, कैपेसिटर लिया है, और ये इसमें बीच में ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सही। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको अभी बताया था कि इसमें बनते हैं डायपोल्स, और डायपोल्स यूँ है कि ये देखिए नेगेटिव चार्जेस, चूँकि देखिए अब यहाँ पे फिर इन्होंने प्लेट्स शो नहीं किए। मुझे पता है कि एरोस की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला प्लस होगा, ठीक है, ये वाला प्लस होगा, और ये वाला साइड नेगेटिव होगा। ओके। सो अब नेगेटिव साइड पे आ जाएंगे सारे नेगेटिव, पॉजिटिव वाले साइड पे आ जाएंगे सारे, ये भी अकॉर्डिंगली होगा। सही। ये वाले पॉजिटिव चार्ज इसके साथ अपने इफेक्ट कैंसिल करते हैं, ये वाले इसके साथ अपने इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे पूरा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की बादशाही आ जाएगी, और इसको हम सिग्मा प्लस से, और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्जेस अपेयर होंगे, तो इसको हम सेकंड में नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। सही। ये तो हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम इसकी कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं कि क्या सीन होगा। ये देखिए कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी एयर है या वैक्यूम है। सही। इसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, और इस वक्त इसके चार्ज करने की सलाहियत है जो है उसको हम फॉर एग्जांपल सी कह देते हैं, कोई भी वैल्यू सी। अच्छा, अब क्या है कि मैंने इसमें डायरेक्ट मटेरियल रख दिया। सही। ये वाला, ये ब्लू आपको जो नज़र आ रहा है, और इसकी परमिटिविटी है, जाहिर बात है इसकी परमिटिविटी इससे डिफरेंट होगी। तो अगर ये एप्सिलॉन नॉट है यानी 1 है, तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन है, जो कि आपको पता है 1 से ज़्यादा होगी। सही। ओके। अब यहाँ पे की वैल्यू जो है वो क्या है, सी कम्प्लीमेंट, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो सी डैश है, फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीमेंट नहीं सी डैश, और यहाँ पे है सी, कोई भी वैल्यू सी है। सो कि इन दोनों की कैपेसिटेंस का रेशो मैं ले लेता हूँ, इसकी है सी डैश और इसकी है सी। ठीक है। इस तरह अकॉर्डिंगली इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन होगी, और इसकी एप्सिलॉन नॉट होगी। वो क्यों? क्योंकि सी आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, बताए ना, एरिया, सॉरी, ठीक है, ये एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन ए ओवर डी, ये सी है। यानी एरिया जितना, इफेक्टिव एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस की सलाहियत ज़्यादा होगी, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जितना कम होगा उतना कैपेसिटेंस की सलाहियत ज़्यादा होगी, स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, और ये है एप्सिलॉन। ठीक है। अगर ये वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर कोई और है तो वो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन आर होगा। अब ए और डी की वैल्यू भी यहाँ पे हमने लिखी है, मगर इसके साथ ए ओवर डी और इसके साथ भी ए ओवर डी, तो वो इस डी वाला डी इस डी के साथ कैंसिल है, और ये वाला ए इस ए के साथ कैंसिल है, तो हमें सिर्फ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बच जाती हैं। बाकी तो एरिया इसका जितना है उसका भी एरिया है, अगर आप रेशियो लेंगे तो वो एरिया एरिया के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ठीक है कि यहाँ पे वैक्यूम है, मगर हमने
वो सेपरेशन रखी है, जो डी है यहाँ का डी और यहाँ का जो डी है वो दोनों सेम है, इसलिए जब आप रेशियो लेते हैं तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाती है, ये वाला ए इसके साथ। अच्छा, ये कैंसिल नहीं होती क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी कुछ और है। सो वी विल गेट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अगर देखें ना, अब एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इसकी रेशो जो है 1 से ज़्यादा होगी ना। फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये 1 है, तो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2। या मैं यूँ कहूँ कि अगर k की वैल्यू 2 है, अगर इसकी वैल्यू ये यहाँ से मैंने 2 पॉइंट हो गई है, 2 आ गई है, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ गई है, k की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सो 2 इज इक्वल टू सी डैश ओवर सी। या मैं यूँ कहूँ कि सी डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी। ठीक है ना, the ability to store the charge by those capacitor having dielectric material in between the plates has twice that of the capacitance stored by the capacitor with no dielectric material between the plates। अगर इसकी सलाहियत फॉर एग्जांपल 10 है सी की, तो सी डैश की क्या होगी 2 इंटू 10 यानी 20 होगी, 2 टाइम्स ज़्यादा। तो इससे आप लोगों को जो है वो पता लग सकता है। सही। अच्छा, हर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक है वो देखिए, वैक्यूम की 1 है डायरेक्ट कांस्टेंट, ग्लास की 5 से 10 तक है, माइका 3 से 6 तक है, न्यूप्रीन 6.7 है, मुख्तलिफ है, प्लेक्सी ग्लास 3.4 है, पोली इथाइलिन की 2.25 है, पोली विनाइल क्लोराइड की पीवीसी की 3.18 है, टेफ्लॉन की 2.1 है, एयर की 1.05। तो ऑलमोस्ट हम ये इसके बराबर ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फिर वही बात कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर सी और सी नॉट हमने वो जो वैल्यू अभी ली थी, तो ये वही बात है। ठीक है। ये कुछ और मटेरियल हैं, टाइटनेट सेरामिक्स। अच्छा, जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ कि जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है वो 3 स्टेट्स में हो सकती हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकती है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकती है और सॉलिड में भी हो सकती है। सो गैस की मिसाल मैंने एयर लिया था। ठीक है, एयर इज़ दी, आपको पता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो या प्योर गैसेस आप ले सकते हैं, N2 है, SF6 है, ठीक है, और O2 है, ये डिफरेंट, CO2 है, ठीक है, ये डिफरेंट गैसेस आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे लिक्विड में सिलिकॉन ऑयल है, ये बार बार मैं बता चुका हूँ, ईस्टर है, सही, और ये मिनरल ऑयल है। ठीक है। सॉलिड में ग्लास है, सेरेमिक है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चार्ट में कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ इसमें गैसेस हैं। ये देखिए, ये वाले कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ पिछले उसमें गैसेस थे। ठीक है, तो पोली स्टायरीन, पोली इथाइलिन, ये ऑर्गेनिक वो हैं, एपॉक्सीज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी वो हैं, ये सेरामिक्स हैं और ये पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स आपको पता है जिसमें मुख्तलिफ चेंज हैं। ठीक है, फिर आगे जाके हम ये पढ़ेंगे, इसमें कुछ नेफ्थेनिक होती हैं, कुछ पैराफेनिक होती हैं, वो सारा कुछ। ठीक है। अब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्ट्रेंथ होती है, और वो स्ट्रेंथ क्या है कि हाउ मच वोल्टेज इट कैन विथस्टैंड, कितने वोल्टेज को वो रो के रख सकता है। यानी आपको पता है जो ऊपर ट्रांसमिशन लाइन में जो इंसुलेटर्स लगी हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, सही। और यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन होता है और उस ट्रांसमिशन लाइन को यहाँ से इस तरह कनेक्ट किया जाता है। तो इन इंसुलेटर्स का काम है कि ये जो करंट यहाँ से आ रहा है, ये इसको आगे यहाँ पे इस
डायरेक्शन में ना आने दें, उसको ब्लॉक करें और वो यहाँ से बाईपास होके यहाँ पे चला जाए। यहाँ पे भी इंसुलेटर्स होते हैं। सो अब इनका है कि अब इन पे क्योंकि ये वोल्टेज पे अप्लाई है तो इस पे एक वोल्टेज स्ट्रेस होगा। जिस तरह एक मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, इस तरह यहाँ पे इनका है वोल्टेज स्ट्रेस। सो वोल्टेज स्ट्रेस इस पे अप्लाई होगा और इस वोल्टेज की हर वक्त ये कोशिश होती है कि मैं यहाँ से करंट को फ्लो कर दूँ, जबकि इंसुलेटर्स की हर वक्त ये कोशिश होती है कि मैं इस करंट को ब्लॉक कर दूँ, सही, इसको आगे जाने ना दूँ। सो ये जो झगड़ा इनका चल रहा होता है, ठीक है, तो ये अब इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये पर झगड़ा जीत जाएगा और वो करंट को ब्लॉक करके आगे जाने नहीं देगा। और अगर इनकी स्ट्रेंथ कमज़ोर है, वोल्टेज इस पे मजबूत है, तो फिर ये इसको इसका ब्रेक डाउन करेगा। लास्ट क्लास में भी ये वर्ड मैं यूज़ कर चुका था ब्रेक डाउन, या इसका मैं कहूँगा कि फेलियर हो गया। और तीसरा वर्ड हमने क्या यूज़ किया था कि पंक्चर हो गया था, ठीक है। पंक्चर, पंक्चर, फेलियर, ब्रेक डाउन, ये एक ही मतलब है, ठीक है। मगर अमूमन हम ब्रेक डाउन यूज़ करते हैं कि हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में इसको ब्रेक डाउन, यानी जब ये अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है, ठीक है, इट फील्स टू स्टॉप द करंट, ठीक है, सो फिर इसका हो जाता है ब्रेक डाउन। अच्छा, सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्ट्रेंथ ये है कि एन इंसुलेटिंग मटेरियल is a maximum electric field strength that it can withstand intrinsically without breakdown। ब्रेकडाउन के बगैर यानी फेलियर के बगैर ये उस वोल्टेज स्ट्रेस को बरकरार रखता है, तो इसको हम कहते हैं उसका स्ट्रेंथ, सही। ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल फेल एट सम लेवल, कुछ लेवल ऑफ वोल्टेज, कुछ लेवल ऑफ वोल्टेज पे ये फेल हो जाती है। कोई भी मटेरियल है, हर एक की अपनी एक लिमिट होती है, सही। तो लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ। अब एयर का मैंने बताया था, एयर का 30 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। सो यानी 1 सेंटीमीटर की गैप में अगर आप एयर लेते हैं तो 30 kV पे तक ये विथस्टैंड कर लेगा, और 30 के बाद ये जो है ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, so the dielectric strength is also known as the breakdown voltage, that is the voltage below which the dielectric material remains stable but above which it results in the destruction of the insulating properties। सो डिस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली टूट जाए तब ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खो देता है, नहीं, आपको इंसुलेटर बाहर से बिल्कुल सही सलामत लगेगा, इसमें कोई आपको यानी क्रैक्स या कोई और, मगर फिर भी इसका ये हो सकता है कि ये अपने प्रॉपर्टी को खो दे, सही। और अगर क्रैक्स आ गई हैं इस तरह, तो फिर तो डेफिनेटली इसका ये मतलब है कि उसका हो गया है, यानी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन उसका हो गया है, सही। एवलांच, ये बाद में हम ये पढ़ेंगे भी, एवलांच जो है फ्लड को कहते हैं, ये फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इसका फेलियर हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको वो जाने देता है, ठीक है, अलाउ करता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कंडक्शन नहीं हो रही थी, इंसुलेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये कंडक्शन को ब्लॉक किए हुए था। अगर एक दफ़ा ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर कंडक्शन स्टार्ट होगी, और फिर ये कंडक्शन इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि इट काज ए फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा सैलाब आ जाता है, और इस कंडीशन को हम फिर कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ये एवलांच ब्रेकडाउन आप लोगों ने डायोड में भी वो देखा होगा, जब रिवर्स डायरेक्शन में वो होता है तो फिर भी एवलांच काज करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही उसी तरह का वर्ड है, सही। ये अब ये कुछ देखिए, हीलियम और एयर ये अब गैसियस मटेरियल हैं, एलुमिना और विंडो ग्लास ये सॉलिड है, ये अब लिक्विड है, सही। तो कुछ इसमें सॉलिड्स हैं, कुछ इसमें लिक्विड हैं, कुछ इसमें गैसेस हैं। ये उनके अपनी अपनी डायरेक्ट स्ट्रेंथ एक और टेबल इन्होंने शो किया है। अच्छा, इफ़ ई इज़ लार्ज इनफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो एटम गेट्स आयनाइज्ड, इन उसमें आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होंगे और वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे। ये फिर एनर्जी बैंड थ्योरी में मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को बताऊंगा, कि फ़िलहाल आप इतना ही सुन लें।
फॉर लेस एक्सट्रीम फील्ड्स, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो फिर आयनाइजेशन नहीं होगी, बल्कि फिर क्या होगा, फिर पोलराइजेशन होगी, यानी ये सिर्फ पोलराइज्ड हो जाएगा। सही। ये देखिए यहाँ पे ये डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इससे पहले मैं पढ़ चुका हूँ। जब फील्ड में नहीं रखा तो ये शेप है, जब फील्ड में रख दिया तो फिर एलोंगेट हो जाता है। और ये देखें इनमें जो मूवमेंट है इसको हम एम से इन्हें शो करते हैं, और ये डायपोल मूवमेंट है। डायपोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायपोल मोमेंट, a vector quantity shown in the figure as the blue arrow labeled m। ये डायपोल मोमेंट है। सही। पोलराइजेशन, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह फिर ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। सही। ये मैंने आपको जो एंगल बताया था 105, ठीक है, ये फिर अगर इसकी पोलराइजेशन होगी तो ये एंगल को मेंटेन रखेगा, एंगल इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हैं। अगर अभी जहन में नहीं है, बाद में आ गया तो आप लोग फिर बाद में ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा। सही है।